नमस्कार, एसएमई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम एमएसएमई संपर्क रिपोर्ट का जायजा लेंगे, जिसके तहत 45,000 से ज्यादा एमएसएमईज का साल 2021 से 2024 के बीच 7 सेक्टर्स में आकलन किया गया है। इस रिपोर्ट को डन एंड ब्रैडस्ट्रीट और यू ग्रो कैपिटल ने तैयार किया है। हम इसकी फाइंडिंग्स को जानेंगे और आपके सामने रखेंगे। इस स्पेशल सेशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सचिंद्र नाथ, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यू ग्रो कैपिटल, और साथ ही मौजूद हैं अविनाश गुप्ता, एमडी एंड सीईओ इंडिया डन एंड ब्रैडस्ट्रीट। आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। शुरुआत सचिंद्र जी से। सचिंद्र जी, एमएसएमई संपर्क रिपोर्ट के 3rd एडिशन के लिए हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं। इस रिपोर्ट में 45,000 से ज्यादा एमएसएमईज के कामकाज को एनालाइज किया गया है। ओपनिंग कमेंट में आप रिपोर्ट की कुछ खास बातें शेयर कर सकें। 1 साल 1.5 साल पहले ये एहसास हुआ कि भारत सरकार बोलती है एमएसएमई अच्छा है, एमएसएमई बोलता है हम अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं सारे लेंडिंग यूनिवर्स में एक ऐसी धारणा बन गई है कि एमएसएमई बहुत ही खराब कस्टमर या वीक कस्टमर सेगमेंट है। हमको ऐसा लगा, जो हमारी हाइपोथेसिस है यूग्रो में, कि जो हिंदुस्तान का डेटा इकोसिस्टम है, जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रही है, उसमें एमएसएमई बहुत ही सुदृढ़ इकाई बन रही है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ की, और उसको क्रेडिट करना अब काफी जायज है। हम ये कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट से डेटा के जरिए और यूग्रो का जो लेंस अपने कस्टमर है उसको यूज करके, और डन एंड ब्रैडस्ट्रीट जो मैक्रो एनालिसिस यूज करता है, हम ये पूरे इकोसिस्टम को, भारतवर्ष के बड़े लेंडर्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बड़े बैंक को, सरकार को, रेगुलेटर को ये दिखा सके कि एमएसएमई सच में अच्छा है। कंटिन्यूअसली हम ये दिखा पा रहे हैं कि एमएसएमई का जो ग्रोथ है, बिजनेस की जो ग्रोथ है, वो 10% से ज्यादा रही है। कोविड के बाद से जो रिवाइवल एमएसएमई का हुआ है वो बहुत ही अच्छे स्तर का हुआ है, जो डिजिटाइजेशन हुआ है, और एमएसएमई भी बहुत डिसिप्लिन हुए हैं। और हमारा ये मानना है कि डिफरेंट क्रेडिट सेगमेंट ऑफ द मार्केट, जो होलसेल है, कंज्यूमर है, पर्सनल लोन सेगमेंट है, एमएसएमई फाइनेंसिंग है, हमको माइक्रो फाइनेंस है, हमको पता है कि आरबीआई ने काफी एक बात कही कि जो कंज्यूमर और पर्सनल लोन और माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट है उसमें काफी वीकनेस है, बट जो फॉर्मल एमएसएमई सेगमेंट है, जिसको हम टारगेट करते हैं 15 लाख से 15 करोड़ के टर्नओवर वाला, वहां पे हम कंटिन्यूअस रिवाइवल और स्ट्रांगनेस देख रहे हैं। सचिंद्र जी, रिपोर्ट इस बात का जिक्र कर रही है कि 54% यूनिट्स ने ईयर ऑन ईयर 10% की ग्रोथ दर्ज की है। वहीं उद्यम रजिस्टर्ड एमएसएमईज के इन्वेस्टमेंट ग्रोथ में नरमी आई है। ये FY22 के 61% से FY23 में 22%, जबकि FY24 में ये 23% रही। इस पर आप अपना नजरिया दे सके। 5 साल पहले या 4 साल पहले एमएसएमई की जो डिफिनीशन थी वो खाली जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी। एक चेंज लाया गया जिसमें सर्विसेज यूनिट, जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, प्रायोरिटी सेक्टर लोन के लिए वो भी एमएसएमई बन गए। गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम के लिए वो एमएसएमई नहीं है, पर बैंकिंग सिस्टम के लिए एक रिटेल दुकानदार को लोन देना भी एक एमएसएमई को लोन देने के इक्विवेलेंट है। तो एक बहुत लार्ज पोर्शन ऑफ क्रेडिट जिन कस्टमर को हम देखते हैं, 50% से ज्यादा ये कस्टमर रिटेल ट्रेड में इन्वॉल्व हैं। नाउ रिटेल ट्रेड में कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो ये डेटा ये बता रहा है कि सर्विसेज सेक्टर का रेजिलियंस बढ़ रहा है, और जो बड़े एमएसएमई है, जो मैन्युफैक्चरिंग में है, जो 50 करोड़ से 200 करोड़ है, वहां पे डेफिनेटली अभी भी कॉन्फिडेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे लो है, बट वो पूरे भारतवर्ष में ही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर लार्ज कॉर्पोरेट as well as the medium size businesses is continues to be low, but general trading businesses, the total turnover is going up and so as the margin is going up. अविनाश जी, एमएसएमईज को इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन माना जाता है। आप एमएसएमई क्लासिफिकेशन में बदलाव और डोमेस्टिक ग्रोथ के पहलू पर क्या गैदर कर पाए हैं? For a country like India to grow, everything needs to grow. But the inclusiveness, the creation of employment, the alpha is obviously a lot more on the MSME sector. So in terms of the policy framework, policy changes, in terms of the changes made in the budget, in terms of making the sector landscape much wider and bigger, those are all positive aspects of change to happen.
By widening the sector, the needs of the sector also materially change in terms of the needs of people who are in the trading business, very different than historically how MSMEs have been looked on as a business which will take leverage or debt to just for capital expansion, buying a machine or capital expenditure. So I think the ecosystem needs to reflect that more rapidly. And in the broader sense, wider growth in the economy is going to be obviously a lot more positive for the MSME sector as well. Policy makers, the entire ecosystem is working very well to execute all of this. Obviously, the challenge obviously is in terms of the growth and how that feeds in to the MSME sector as well. सचेंद्र जी, जहां तक बात फॉर्मल क्रेडिट की है, डिमांड सप्लाई गैप को ब्रिज करने के लिए यूं तो कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन उद्यमियों तक अतिरिक्त सपोर्ट के लिए आप एनबीएफसीज के रोल को कैसे देखते हैं? हमारे देश में एक दृष्टिकोण में बहुत बड़ा चेंज लाने की जरूरत है। भारत सरकार कंटिन्यूअसली बोल रही है कि एमएसएमई को फाइनेंसिंग की बहुत आवश्यकता है और एमएसएमई को सुदृढ़ करना है, बट साइमल्टेनियसली ऐसा मानना है कि ये खाली बड़े बैंक ये रोल प्ले कर सकते हैं, और ऐसा ही हमारा मानना पिछले विगत 2 दशकों से है। बट बैंक के पास फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बहुत कुछ और भी करने को है। उसको होलसेल फाइनेंसिंग भी करनी है, उसको इंफ्रा भी करना है, उसको लार्ज कॉर्पोरेट लेंडिंग भी करनी है, उसको कंज्यूमर भी करना है, और एमएसएमई एक बहुत छोटा सेगमेंट है। और जो चेंज की आवश्यकता है, इस एमएसएमई क्रेडिट को जो देखने का तरीका है, वो तरीका अडॉप्ट करने के लिए एक बहुत लार्ज बैंक में जो रिस्क परसेप्शन है, ये रिपोर्ट हम लाते हैं इसीलिए कि वो रिस्क परसेप्शन चेंज हो जाए, वो बैंक में लाना बहुत मुश्किल है। अगर आज से आप 3 दशक पहले जाएं, कोई बैंक सेकंड हैंड व्हीकल फाइनेंस नहीं करता था, लेकिन एक एनबीएफसी ने आके एक सेकंड हैंड कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस शुरू करा और वो बहुत बड़ा एक बिजनेस बन गया। तो इसी तरह से एमएसएमई फाइनेंसिंग का जो को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए जो एजिलिटी चाहिए, उसके लिए जो रीच चाहिए, उसके लिए जो कनेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और उसके लिए जो का दृष्टिकोण है, वो एक निम्बल छोटी मिड साइज एनबीएफसी ही कर सकती है। अविनाश जी, विकसित भारत के सफर में एमएसएमईज की भूमिका खास होगी। एमएसएमई संपर्क रिपोर्ट लेंडिंग इकोसिस्टम की पल्स को समझने का प्रयास कर रही है। वहीं आप हमें एमएसएमई क्रेडिट डिलीवरी के नेक्स्ट फेज के बारे में बता सकें। फॉर्मलाइजेशन का बढ़ता दायरा कैसे स्पेस के गणित को बदल रहा है? Next phase can be looked at in 2 ways. One is obviously deepening what we are doing today and then adding new things to what we are doing today. So I think Mr. Nath has rightfully just now said that, there has been a lot of effort, but clearly the exposure, the percentage of credit as part of GDP to MSMEs is much smaller than where we'd all like it to be. So in other countries also globally, when you look at it, the similar challenges are there, as Mr. Nath said, that credit to MSMEs is a problem. And that's what, we at Dun & Bradstreet always say, the first problem of any MSME is to become known and become credible. The second problem is to get capital, because everybody, including large corporate, only has a finite amount of equity capital, and debt is very much needed for business growth. So I think the first thing is that, deepening that availability of credit, making more credit available to the right players, that itself is a thing. So I think going out further in India, the digitization journey has left the station. That train has left the station. That needs possibly to be made stronger and stronger. It's also up to the MSME community to perform well, to perform under guidelines of governance, to perform as per standards on which they sign up to larger corporates, because it's a supply chain. They are dependent on the bigger people for survival, and they need to build that credibility. And what one can see is that the people who build the credibility are able to get better financing, better access to markets, build scale, and be more successful. आइए आगे बढ़ते हैं। सचेंद्र जी, एमएसएमई सेगमेंट में सबसे बड़ी हिस्सेदारी माइक्रो यूनिट्स की है। रिपोर्ट में 15,000 से ज्यादा माइक्रो बिजनेसेस को स्टडी किया गया है, जिसमें कम डिसबर्समेंट के बावजूद लोन इंक्वायरीज लगातार बढ़ रही हैं। वहीं वर्किंग कैपिटल लोन्स में इजाफा देखा जा रहा है। आप इन ट्रेंड्स पर राय दे सकें। अगर आपका एक लोन रीस्ट्रक्चर कोविड के टाइम हुआ था, आपके लिए आज बैंकिंग सिस्टम से लोन लेना बहुत ही मुश्किल काम है।
किसी का आज से 5 साल पहले एक 25,000 या 30,000 रुपए का एक कोई लोन राइट ऑफ हो गया, मान लीजिए कोई किसी बैंक से डिस्प्यूट हो गया, उसकी वजह से सेटलमेंट एंड राइट ऑफ हो गया, वो ब्यूरो इंक्वायरी में वो दिखेगा। बैंकिंग सिस्टम बोलता है कि पूरी लाइफ लॉन्ग में अगर आपका एक लोन किसी ने सेटल कर लिया या राइट ऑफ हो गया, फ्रेश लोन आपको नहीं मिल सकता है। तो ये जो हायर लोन इंक्वायरी एंड लोअर डिसबर्समेंट है, ये फैक्ट ये है कि अभी भी हम कहते जरूर है कि एमएसएमई अच्छा है, बट हम मानते नहीं है कि एमएसएमई अच्छा है। तो सारा उद्देश्य और फोकस अब हमारे देश में कैश फ्लो बेस्ड फाइनेंसिंग करने का है। जितना भी रिटेल ट्रेड सेगमेंट है उसको लार्ज कैपिटल या लॉन्ग टर्म लोन नहीं चाहिए। मेरे को अगर किसी को 50 लाख का ऑर्डर मिला, उस ऑर्डर को सर्विस करने के लिए मेरे को एक वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग चाहिए, जो मैं ऑर्डर की माल खरीदूंगा, माल बनाऊंगा और बेच दूंगा और पैसा वापस कर दूंगा। तो ये रिटेल ट्रेडिंग सेगमेंट में वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, और ये सारा चाहे जीएसटी लेड क्रेडिट हो, चाहे बैंकिंग लेड क्रेडिट हो, कैश फ्लो बेस हो, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग हो, ट्रेड्स हो, ये सारा जो सिस्टम इवॉल्व हो रहा है वो कैश फ्लो बेस्ड फाइनेंसिंग के लिए हो रहा है, इसलिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। अविनाश जी, डिजिटल और डेटा के इस दौर में कैश फ्लो आधारित लेंडिंग में काफी संभावनाएं हैं, इसके पोटेंशियल को आप कैसे रीड करते हैं? Preference really has to be, and the growth has to be on the cash flow lending based lending. I mean MSMEs, and depending on which side of the curve you're talking about as well, and we're discussing. I mean the capex is there, but it is really not consequential in terms of the working capital needs and the cash flow based financing, which specifically for the new sectors which have been included as well. So I think all the data, all the, if I can call the fintech space, all the work which most market participants are doing is really finessing how this can be done better to reduce the risk for participants in terms of when they make these capital available to MSMEs, to make that growth really happen. एसएमई एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त ब्रेक का है। हम आज एमएसएमई लेंडिंग इकोसिस्टम पर संपर्क रिपोर्ट का जायजा ले रहे हैं। ब्रेक के बाद बात सप्लाई चेन्स और कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। हम जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एमएसएमई संपर्क रिपोर्ट के 3rd एडिशन पर यह खास सेशन। हमारे साथ मौजूद हैं सचेंद्र नाथ, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यूग्रो कैपिटल, और अविनाश गुप्ता, एमडी एंड सीईओ इंडिया, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट। सचेंद्र जी, इस बार के बजट में एमएसएमईज के क्लासिफिकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर सीमा में इजाफा किया गया। 500 करोड़ टर्नओवर तक की सभी एंटरप्राइजेज अब एमएसएमईज हैं। इससे जहां एक तरफ उद्यमियों को स्केल अप करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा विदाउट लूजिंग द एमएसएमई बेनिफिट्स, पर वहीं अतिरिक्त मीडियम इकाइयों के इस दायरे में आने से माइक्रो यूनिट्स पर कैसा असर पड़ सकता है? बिल्कुल ठीक बात है कि बहुत सारे बड़े स्मॉल बिजनेसेस, नॉट माइक्रो, वो 250 करोड़ टर्नओवर करने के बाद या तो बिजनेस को स्प्लिट कर लेते थे, तो एक बिजनेस फादर करते थे, एक बिजनेस ब्रदर करता था, एक बिजनेस बेटा करता था, फिर मदर के नाम पे कर लेते थे, बिकॉज या बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स सा करते थे क्योंकि उनको लगता था कि एमएसएमई बेनिफिट चला जाएगा। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ये आपका साइज बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, बेनिफिट ऑफ स्केल आएगा। इसलिए ये तो बहुत अच्छा एक कदम है कि आपने एमएसएमई का लिमिट को 250 करोड़ से 500 करोड़ कर दिया। चैलेंज ऑन द क्रेडिट साइड है, ये करने से बैंक्स, बड़े बैंक्स हमेशा बड़े यूनिट को ही फाइनेंस करना चाहते हैं। तो अब वो अभी तक तो 250 करोड़ जो सबसे बड़ा क्रेडिट गैप है, हम कहते हैं कि जो है वो करीब 1 लाख करोड़ का अगर क्रेडिट गैप है, उसका जो 80 से 90% है वो है एमएसएमई या माइक्रो एंटरप्राइजेज जिनका टर्नओवर 15 लाख से 15 करोड़ का है। सबसे ज्यादा क्रेडिट गैप वहां पे है। अब आपने बैंकों को ये फैसिलिटी दे दी कि आप 500 करोड़ की यूनिट को आप लोन दो और वो भी आपका एमएसएमई में क्वालिफाई करेगा। इसकी वजह से माइक्रो सेगमेंट का क्रेडिट बैंकिंग सिस्टम से स्टार्व होगा। अविनाश जी, जैसे ग्लोबल सप्लायर्स के मोर्चे पर जोखिम बढ़ रहा है, रिपोर्ट ये बता रही है कि बिजनेसेस अब लोकलाइज्ड सप्लाई चेन्स को प्राथमिकता दे रहे हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ्स और व्यूका के इस दौर में आपको एमएसएमईज की अंडरटोन कैसी दिख रही है,
और रिपोर्ट के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश है। The point you just referred, post the events of early April in terms of tariffs globally, reciprocal tariffs, and all of that. I think we are living in a very, very new world. I mean, for some of us who've been around and have had the ability to interact with other parts of the world, I think businessmen are very smart, and they will start thinking of new avenues to create more certainty in each of the businesses. And then nearshoring, going local, trying to get dependability, trying to get certainty on how the whole supply chain works is going to be very, very important. So I think from that point of view, depending on how things pan out, one can be absolutely certain that, I think nearshoring, getting stronger local supply chains will become a priority for every large corporate, and that will drive behavior down the chain. And I think there's a huge opportunity for the MSMEs in our own country. There's a huge opportunity for India as a country, because ultimately we have got a huge amount of domestic consumption. So that consumption is always going to be there despite whatever happens in the world. अब सचिंद्र जी के पास चलते हैं। जहां तक बात लोन राइट ऑफ्स की है, इसमें एमएससी लोन्स की कितनी हिस्सेदारी है, इस पर आपकी फाइंडिंग्स क्या बता रही हैं? एक्चुअली कंसर्न तो लोन राइट ऑफ में एमएसएमई पे तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। FY20 से 24 के बीच में टोटल बैंक लोन राइट ऑफ 9.9 लाख करोड़ का रहा है, जिसमें एमएसएमई लोन राइट ऑफ 1.09 लाख करोड़ का है, जो सिर्फ 11% है। तो अगर आप टोटल और बैंकिंग सेक्टर का अगर वो एमएसएमई का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट जहां सबसे ज्यादा राइट ऑफ हुआ है, वो अगेन फिर बड़े एमएसएमई का होगा, राइट, 150 करोड़ से 250 करोड़ वाला। जो छोटा उद्यमी है उसमें अगर आप सारे एनबीएफसी जो क्रेडिट करते हैं, जैसे यूरो आज के दिन में 2% ग्रॉस एनपीए पे चलता है और 1.8% नेट एनपीए पे चलता है, हमारी क्रेडिट कॉस्ट 1.5% से नीचे है। छोटे उद्यमी में ये लोन राइट ऑफ की समस्या नहीं है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर की समस्या है या बड़े बिजनेस की समस्या है। बट हम जब भी देखते हैं या जब कलर करते हैं तो हम बोलते हैं एमएसएमई में बहुत प्रॉब्लम है, क्रेडिट की प्रॉब्लम है कंज्यूमर फाइनेंसिंग में, पर्सनल लोन में, माइक्रो फाइनेंस में। एमएसएमई में वो नहीं है। तो ये हमको पूरी क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को रीट्यून करने की जरूरत है। हमको प्रोडक्टिव बिजनेस ओरिएंटेड क्रेडिट को रीट्यून करने की बहुत सख्त आवश्यकता है। अविनाश जी, हाल ही में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की गई है। इससे उद्यमियों को कितना सपोर्ट मिल सकता है? इंटरेस्ट रेट्स पर आप कैसी चाल की उम्मीद कर रहे हैं? Globally, if you look at it, I think everybody is expecting that, the interest rate environment would get better. So even if you look at Fed funds rate from a global perspective, anywhere between from 2 times to 3 times, people are expecting the Fed to ease and ease outlook. And I think that is going to feed through to the entire, ultimately that is the biggest market. Everybody participates in that market, and that's going to feed through. So I think from an ecosystem point of view, lower interest rates will help everybody, will help as consumers in terms of their EMIs, possibly more cash to spend. Lower interest rates from a capex point of view, definitely beneficial. From a working capital point of view, definitely beneficial. So I think from a pure India MSME outlook point of view, transmission of these rates quickly to for the benefit of the sector will be hugely important. आइए अब फाइनल कमेंट्स के लिए बढ़ते हैं। सचिंद्र जी, ऐसा देखा जाता है कि स्ट्रेस पीरियड से गुजर रहे एमएसएमईज में कई बार रीजंस आर बियॉन्ड देयर कंट्रोल। वो जेन्युइन भी होते हैं, लेकिन सामने से पेमेंट ही नहीं मिलती है और 90 दिन के बाद तो उनकी चुनौतियां बढ़ जाती हैं और वो पूरे सिस्टम से ही कट ऑफ हो जाते हैं। चलते हुए इस पर आप राय दे सके। RBI has been, enforcing a uniform default recognition method across banks, NBFC, across product line. तो अगर आपका पर्सनल लोन हो, कंज्यूमर लोन हो, कॉर्पोरेट लोन हो, 90 दिन पे ग्रॉस एनपीए हो जाता है। आपका ये बात बिल्कुल कहना सही है कि एमएसएमई की जो समस्या है वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, जेन्युइन रीजन हो सकता है, उसका बैक एंड कैश फ्लो डिफिकल्ट हो सकता है। बट रेगुलेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो वो चाहते हैं कि हर बैलेंस शीट बहुत ही सॉलिड हो और पोटेंशियल जो लॉस है उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाए।
हमको एट सम पॉइंट टाइम हमको कुछ मैकेनिज्म इवॉल्व करना पड़ेगा जहां पे जेन्युइन केसेस को एनपीए रिकॉग्नाइज करके उनको क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम से बाहर करने का जो ये अभी करंट दृष्टिकोण है, इस पे कुछ राहत की आवश्यकता है। अविनाश जी, लास्ट वर्ड आपसे लेते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर में बदलाव की रफ्तार बहुत तेज है। एमएसएमईज रेलेवेंट बने रहें, इसके लिए आप उन्हें क्या कहेंगे? One can understand how the MSME owners are completely frightened by this whole journey of the technology change broadly and digitization. I mean, we ourselves are scared. Even large companies like ourselves are scared about what's happening in the whole ecosystem around AI and how it's going to drive so many other changes and maybe not so good changes as well. So one can understand that, but I think from an MSME point of view, if one looks at it and says that take benefit from what's available, have an open mindset, obviously some expenditure, but these are not very expensive, and the benefits of these are also there. So I would say, be open-minded about it, be part of the journey, and that help you both professionally and also personally. एसएमई एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। एमएसएमई संपर्क रिपोर्ट के विभिन्न आयामों पर नजरिया रखने के लिए सचिंद्र नाथ और अविनाश गुप्ता, आप दोनों का शुक्रिया। अगले सेशन में मुलाकात होगी नई थीम के साथ। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।